हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी क्लासेस। माई सेल्फ रंजित कुमार और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए विषय विज्ञान का पार्ट 2 लेके आऊँ जिनका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और ये मेरा पार्ट 2 का पहला वीडियो होगा और मैं इनका एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन सभी प्रश्नों का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो सेकेंड वीडियो देखने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा ताकि उन सेकेंड वीडियो में जो प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो गए कि यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। और मैं बता दूं कि इसके पहले मैं ऑलरेडी पहला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर चुका हूं। अगर उनका वीडियो अगर नहीं देखें उन सब वीडियो को तो आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिए उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला चीज आता है अम्ल। अम्ल हम किसको कहेंगे? अम्ल जो स्वाद में खट्टा होगा उसको अम्ल कहेंगे, या तो नीले लिटमस को लाल कर देता उसको अम्ल कहेंगे, और जो जलीय विलयन में H+ आयन देता उसको अम्ल कहते हैं। क्लियर। अम्ल का ये सारा चीज क्या है? गुण है। वो स्वाद में खट्टा होगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा, जलीय विलयन में H+ आयन देंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि नीले लिटमस को लाल कर देने का मतलब क्या आ गया? जैसे कि अगर हम लोग ये एक तरह का सूचक है, लिटमस जो है ना एक तरह का सूचक है, उसमें अगर हम लोग नीले लिटमस में अगर हम लोग अम्ल डाल दें तो अम्ल जो नीला लिटमस है ना अम्ल क्या करेगा? उसको लाल कर देगा। क्लियर। अब एक और चीज है जैसे कि अम्ल का इंग्लिश शब्द होता है एसिड। ये जो एसिड जो है ना ये शब्द हमारा लैटिन भाषा से लिया गया हुआ, और एसिड का अर्थ होता है हमारा खट्टा होना। क्लियर। अब हम कुछ इसका उदाहरण देख लेते हैं कि अम्ल का क्या क्या उदाहरण है। जैसे कि आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी एक अम्ल का उदाहरण है। नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये जितने भी मैं आपको अम्ल लिखा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जरूर आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं अम्ल। अम्ल की जो पढ़ने के आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया। एक हो गया प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हम किनको कहेंगे? जिसमें क्या होगा? H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। H+ आयन की सांद्रता का अधिक का कहने का मतलब है कि जो H+ आयन जल में जब घोलेंगे तो वो H+ आयन ज्यादा मात्रा में अगर दिया जाएगा तो वो हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल है। तो ये जो प्रबल अम्ल की कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये खतरनाक अम्ल है। इससे मतलब ज्यादा खेलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। दूसरा आता है दुर्बल अम्ल, जिसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे आता है हमारा एसिटिक अम्ल आ गया, लैक्टिक अम्ल हो गया और ऑक्जेलिक अम्ल। ये सारे चीज क्या होगा? हमारे यूज के लिए आता है, जो हम लोग इसको खा सकते हैं। जैसे कि आपको लैक्टिक अम्ल दही में मिल जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल आपको नींबू वगैरह सब में मिल जाएगा। तो ये कुछ तो अम्ल के कैटेगरी था, इनको आप देख लिए। अब मैं आपको कुछ और भी दो पॉइंट्स को समझाना चाहता हूं। एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र मतलब होता है अधिकता, किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा में उसमें प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। जैसे जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगा और जल की मात्रा अगर कम होगा तो उसको हम लोग लेंगे क्या? सांद्र अम्ल है। और तनु अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी लेकिन जल की मात्रा अधिक होगी, उसको हम लोग बोलेंगे तनु अम्ल। क्लियर। ये शब्द आपको क्लास 11 12 में देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे समझ लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम आपको कुछ यहाँ पे प्राकृतिक अम्ल के बारे में बताते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वन लाइनर में पूछे जाते हैं। इनको जरूर आप याद रखिएगा। जैसे कि हमारा कुछ प्राकृतिक स्रोत है। सिरका, सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर की बात करें इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा खट्टा दूध। खट्टा दूध मतलब दही, दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और चींटी के डंक, जो चींटी जब आपको काटती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक्चुअल में जो हमारा दर्द होता है ना वो अम्ल की वजह से होता है, इसमें मेथनोइक अम्ल। अगर आप मेथनोइक अम्ल को छू लीजिएगा तो वो क्या करेगा? आपको बहुत जोर से, आपको जैसे चींटी का डंक हो ओसा लगेगा। फिर एक नेटल का डंक जो होता है वो भी एक तरह का बोल सकते हैं मेथनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है। तो ये वाला जो चार्ट हम आपको प्रोवाइड किए ना, इनको जरूर आप नोट कीजिएगा और ये वाला जरूर याद कीजिएगा। 1 मार्क्स आपके एग्जाम में कभी नहीं कटेगा यहाँ से। अब आता है हमारा क्षार के बारे में बात करते हैं। क्षार हम किसको कहेंगे?
जो स्वाद में कड़वा लगता है उसको आप क्षार कर सकते हैं। और क्षार का एक और भी आता है कि ये लिटमस, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। हम आपको बताएंगे अभी लिटमस किसको कहते हैं। वैसे मैं आपको बताते हैं लिटमस एक तरह का सूचक होता है जो अम्ल या क्षारक की बताता है कि ये अम्ल है या क्षारक, चेक करने के लिए बता देता है। क्लियर। और क्षारक की बात करेंगे, जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH आयन देते हैं। जब क्षारक को जल में घोलेंगे तो वो OH माइनस आयन को प्रदान करेंगे। तो कुछ मैं आपको क्षारक का उदाहरण दिखा देता हूँ। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ क्षारक के उदाहरण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्षारक जो होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी है। एक हो गया प्रबल क्षारक, दूसरा हो गया दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक की मतलब जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होगी वो हमारा होगा प्रबल क्षारक। जैसे कि यहाँ पे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे आपका हो गया जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षारक। जैसे NH4OH, ये हमारा क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। क्लियर। एक और यहाँ पे इस शब्द से आता है अल्कली। अल्कली मतलब होता है जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं क्षार। क्लियर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको अगर आप जल में घुलना चाहेंगे तो ये घुल जाएगा। तो इसी सब चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। अगला हमारा आता है लवण। लवण हम किनको कहेंगे, जब अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है ना तो जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारा एक HCl ले लिए, दूसरा हमारा ये हमारा क्या है, एक अम्ल है, और दूसरा हमारा ये क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, क्षारक है। अब इन दोनों को अगर आप अभिक्रिया कराइएगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। तो ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना, ये जो उत्पाद बना, ये हमारा क्या कहलाएगा, लवण। तो कब बनेगा लवण, जब अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये कुछ हमारा उदाहरण है लवण का। NaCl एक तो मैं आपको बना के दिखाया, दूसरा KCl, इसी तरह करके आप KCl को भी बना सकते हैं। क्लियर। अब आता है सूचक। सूचक क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। सूचक मतलब किसी चीज की सूचना देना, मतलब कि उसके बारे में बताना। जैसे कि अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में उपस्थिति या प्रकृति को सूचित करने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। मतलब कि जिसके थ्रू से हम पता करते हैं कि इसमें ये कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पिलियन हो गया, पत्र हो गया, लिटमस पिलियन बोल सकते हैं या लिटमस पत्र बोल सकते हैं। और मैथिल ऑरेंज, ये भी हमारा एक तरह के क्या करते हैं, सूचक का काम करते हैं। ये बताते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है। अब एक शब्द आपको मिलेगा लिटमस। अभी हम जस्ट बोल रहे थे लिटमस क्या है। लिटमस जो है ना, बैगनी, एक बिलियन है जो बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलाफाइट समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। और लिटमस बिलियन जब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब इसका जो रंग होता है ना वो कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लिटमस। क्लियर। अब हम आते हैं सूचक के इसको देखते हैं वर्गीकरण। सूचक को वैसे इसका 4 वर्गीकरण है, मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो गया कृत्रिम यानी बोल सकते हैं संश्लेषित सूचक, तीसरा हो गया गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक से आप समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक से प्रदत्त होगा। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। तो कौन आते हैं भाई, तो इसमें आता है एक लिटमस पत्र आते हैं, लाल पत्ता गोभी आते हैं, हल्दी आते हैं और चाइना रोज। ये सारे हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, प्राकृतिक से मिलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। दूसरा आता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक बोल सकते हैं। या तो इनको एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं जिसको फैक्ट्री के थ्रू से तैयार किया जाता है। जैसे हो गया आपका मैथिल ऑरेंज, फिनेल्फ्थैलीन हो गया, ये सारा चीज क्या है, हमारा कृत्रिम सूचक। अब आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब होता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे कि उसके गंध से ही पता चल जाएगा कि ये खट्टा लग रहा है, ये कड़वा, तो आप उसे पता चल जाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। जैसे हो गया प्याज, प्याज के बारे में बता सकते हैं ये अम्ल है या क्षार। लौंग के बारे में बता सकते हैं, लौंग का जो तेल है, तो ये हमारा क्या हो गया, गंधीय सूचक में आता है। तो ये सूचक का कुछ जो हमारा वर्गीकरण था इसको हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग एक, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट आता है अम्ल।
अम्ल जो है अगर हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो वो लवण और क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा अम्ल है जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4 एक ले लिए, और एक धातु हम लोग ले लिए Zn। यहाँ पे अम्ल कोई भी अम्ल ले लेंगे तो बात एक ही है, लवण ही बनेगा। जब H2SO4 ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पे जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक सल्फेट बनाता है, और ये जो जिंक सल्फेट है हमारा क्या लवण बनता है, और साथ में हमारा हाइड्रोजन एक साइड प्रोडक्ट भी तैयार करता है। क्लियर? तो ये था पहला गुण। दूसरा क्या होता है अम्ल का, अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड वो होता है जो एक धातु होगा और दूसरा ऑक्सीजन होगा, इन दोनों मिलके क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? एक धातु मतलब बोल सकते हैं, सॉरी, धात्विक ऑक्साइड जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एक धातु होगा दूसरा अधातु होगा, अगर ये दोनों मिलेगा तो एक मेरा जो भी ऑक्साइड बनेगा उसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और ये अम्ल है। अब अम्ल को धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो आपको क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और साथ में जल मिलेगा। तो ये था हमारा अम्ल का एक दूसरा गुण। अब आते हैं हमारा तीसरा है अम्ल धातु कार्बोनेट। एक हो गया धातु कार्बोनेट, दूसरा हो गया बाइकार्बोनेट। से अगर अभिक्रिया करेगा तो वो अम्ल लवण देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे अम्ल एक ले लिए HCl, दूसरा धातु कार्बोनेट ले लिए सोडियम कार्बोनेट। अब इन दोनों को हम लोग क्या क्या अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पे हमारा क्या बना, NaCl। ये जो NaCl बना ये हमारा क्या है, एक लवण है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जल हम लोग को मिला, तीसरा हमारा क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? ये था जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएं। अब आएगा हमारा बाइकार्बोनेट। यहाँ पे धात्विक नहीं होगा, धातु बाइकार्बोनेट से यहाँ पे क्या बनेगा, लवण और जल। जैसे कि हम लोग अम्ल ले लिए हाइड्रोक्लोरिक और धातु का बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया। तो जब इन दोनों को अभिक्रिया आप कराइएगा तो यहाँ पे आपको फिर NaCl मिलेगा, और ये जो NaCl होगा आपका लवण होगा और साथ में साइड प्रोडक्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट आता है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन या तो बोल सकते हैं H+ आयन देता है। जब आप कोई भी अम्ल को आप जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन को प्रदान करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोल रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, H+ आयन प्रदान कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, ये हमारा आता है क्षारक का रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझेंगे। क्षारक का भी रासायनिक गुणधर्म देखें धातु के साथ क्या करती है। क्षारक को अगर आप धातु से अभिक्रिया कराएंगे ये भी लवण प्रदान करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्षारक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा एक धातु हो गया जिंक। अब इन दोनों अगर अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बनाएगा सोडियम जिंकेट। याद रखिएगा ये वाला जो सोडियम जिंकेट हम आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो सोडियम जिंकेट है हमारा क्या है, एक लवण है, और साथ में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करती है। दूसरा पॉइंट आता है क्षारक अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड मतलब एक अधातु होगा दूसरा भी अधातु होगा, दोनों अगर अब जुड़ जाएगा, दोनों अगर अभिक्रिया करेगा तो जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। जैसे कि हमारा क्षार हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक हमारा अधात्विक ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों जब हमारा अभिक्रिया करेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो ये हमारा एक क्या है, लवण है, साथ में हमारा एक साइड प्रोडक्ट जल बना रहा है। तो ये था क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है हमारा क्षारक जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। जैसे कि ये हमारा क्षारक हो गया NOH, ये मेरा क्षारक हो गया और ये मेरा अम्ल हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या करें, अभिक्रिया करेंगे और जो भी यहाँ पे उत्पाद बनेगा जैसे कि NaCl बना तो ये हमारा क्या देगा, लवण देगा, साथ में हमारा क्या होगा, जल भी बन रहा है। तो ये था जब क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया। अब क्षारक को अगर आप जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग जल के साथ क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्साइड माइनस आयन दे रहे हैं। तो ये था हमारा क्षारक के कुछ रासायनिक गुणधर्म। अब आते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया से समझते हैं क्या है। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया आप किसको कहेंगे, जब अम्ल
और क्षारक को अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या मिलेगा, लवण और जल मिलेगा। और इसी अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल को मिला दीजिए और क्षारक को, दोनों को अगर मिला देंगे तो एक लवण बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे अम्ल और क्षार की जो गुण है वो खत्म हो जाएगी और एक नया जो गुण वाला पदार्थ बनेगा जिसे क्षार बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उदासीन अभिक्रिया बनने बोलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्लोर क्षार। क्लोर क्षार क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन से, जब एक सोडियम क्लोराइड है और जल में उसको घोल दिए और उससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग जल में घोलेंगे और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद जो बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, पीएच स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन 1909 में इसने क्या किया, एक स्केल तैयार किया गया और उसी का नाम क्या कर रख दिया उसने, पीएच स्केल। तो आप देख सकते हैं पीएच स्केल क्या है, ये एक मतलब H+ आयन की सांद्रता मापने वाला एक तरह का स्केल है। तो यहाँ पे हमारे दो, आप देख सकते हैं, दो लेटर मिला, एक P और दूसरा H। P का अर्थ होता है पोटेंस, और ये जो पोटेंस जो है ना, हमारा एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन की ये क्या करती है, शक्ति को मापती है। और पीएच का अगर प्रसार देखा जाए तो ये 0 से लेके 14 तक है। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हमारा ये स्केल है, इसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 0 से लेके इसका 14 तक प्रसार है, बीच में हम एक 7 डिनोट किए हैं। तो ये 7 जो होता है, अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ का मान अगर पीएच का वैल्यू उसका 7 हो गया तो वो क्या हो समझेंगे, वो उदासीन है। उदासीन का कहने मतलब ना तो वो क्षार है ना ही अम्ल है। क्लियर। अगर 7 से कम होगा, 7 से अगर कम हो रहा है उसका पीएच का मान, तो वो हमारा क्या है, अम्ल है। और अगर 7 से अधिक हो रहा है तो वो हमारा क्या है, क्षार है। तो इट मीन्स हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 7 से जितने कम होंगे उसमें क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और 7 से अगर अधिक होगी तो उसमें OH आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। अब यहाँ पे पीएच स्केल को थोड़ा और अच्छे से समझिए। एक हमला मान लिया अम्ल है, दूसरा उदासीन है, तीसरा क्षारक है। अगर अम्ल की बात करें, अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, अगर 7 से बराबर है तो वो क्या है, उदासीन है, और 7 से ज्यादा है तो वो हमारा क्या है, क्षारक है। क्लियर। तो यहाँ से याद रखिएगा, कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी दे दिया, अगर किसी का वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्ल है या क्षारीय है या उदासीन है, आपको बताना होगा। अगर 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए पीएच का कुछ मान दिए गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने के बहुत ही चांसेस रहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पदार्थ दिए हैं, उसका पीएच मान पूछ सकता है। जैसे कि अमाशय का पीएच मान पूछ दिया है तो क्या होता है, 1.0। नींबू के रस के अगर पीएच मान देखा जाए 2.5 या 2.2 बोल सकते हैं। सिरका का अगर देखा जाए पीएच मान कितना है, 3.0। टमाटर के रस का अगर पीएच मान देखा जाए तो 4.1 होता है। पसीना का अगर देखा जाए 4.5 होगा। अम्ल का वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है, उसकी अगर पीएच मान देखा जाए वो कितना होगा, 5.6। जठर रस की बात करें तो 1.2 होगा। पेशाब का अगर पीएच मान देखा जाए 6.0 होगा। दूध का पीएच मान देखा जाए तो 6.5 होगा। शुद्ध जल का अगर पीएच मान देखा जाए तो 7 होगा। आंसू का अगर देखा जाए तो 7.3। खून या रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का होता है 10। और चूना जल का कितना होता है, 11.0। तो ये मैं जो आपको प्रोवाइड किया हूँ चार्ट, इसको जरूर एकदम रट लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब आते हैं हम लोग कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें पीएच का महत्व क्या है। तो सबसे पहले चीज देखिए कि हमारा जो शरीर है पीएच के किस प्रसार पे कार्य करता है। तो ये हमारा 7 से लेकर 7.8 के बीच में जो प्रसार होता है पीएच का, उसमें हमारा शरीर कार्य करता है। दूसरी बात कि मिट्टी का जो पीएच की प्रकृति अगर अम्लीय हो तो फसल का अनुकूल नहीं होती है। मतलब कि अगर पीएच का मान 7 से अगर कम हो जाती है मिट्टी का,
तो वो क्या होगा, फसल को बर्बाद कर देगा, तो अनुकूल नहीं होगा फसल उगाने के लिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसका 7 से अधिक होना चाहिए, 107 होना चाहिए उसका मान। अब आता है हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक तरह का अम्ल है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन कर सकता है। जैसे कि हम आपको बताएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है काफी बोल सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे पड़े तो थोड़ा सा मतलब स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे उदर में रहते हुए वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, हम लोग को क्या करते हैं और मदद करते हैं। तो उसका कुछ कारण है, वो हम लोग सीखेंगे जब बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ेंगे उसमें। अब आता है हमारा, यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाती है तो दांतों का क्षय हो जाता है। जैसे कि हमारा दांत जो होता है, जो खाना हम लोग खाते खाना फंस जाता है, तो अगर हम लोग साफ नहीं करेंगे तो वो अम्लीय बन जाएगा। जब अम्लीय बन जाएगा तो दांत में क्या होगा, देखिएगा गंदा होने लगेगा, वो अम्लीयता बन जाएगी और धीरे धीरे दांत को क्या करने लगेगा, संचारित करने लगेगा। इट मीन संचारित नहीं हो रहा, उसका मतलब होगा पीएच का मान 5 से कम हो जा रही है, इसलिए संचारित आपके दांत हो रही है। इसलिए रेगुलर आपको क्या करना है, दांतों को अच्छे से साफ करना है। कोई भी चीज अगर दांत में फंस जाता है तो उसको जरूर बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब आता है हमारा साधारण नमक। साधारण नमक की बात करें, जैसे हो गया, कैसे ये तैयार होता है। सबसे पहले ये देखिए, जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया कराएंगे, जो एक लवण तैयार होगा ना, वो हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा। अर्थात ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नमक कहेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एक आपको लवण तैयार होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो ये लवण जो है ना हमारा क्या कहलाता है, साधारण नमक कहलाता है। और साधारण नमक का एक उपयोग मैं बताता हूँ, ये जो होता है ना, खाना को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। क्लियर। अब आते हैं हमारा यहाँ पे कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ। एक हो गया विरंजक चूर्ण, इसको याद जरूर रखिएगा, इस स्टेप को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का आपका रासायनिक नाम पूछ सकता है, रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। पैकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। धोने वाला सोडा का नाम Na2CO3 10H2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O, या फिर CaSO4 होल 2 × H2O। कभी कभी जानते हैं ना, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाएगा और ये नहीं दिया रहेगा, इसके बदले में ये दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए दोनों को जरूर साथ में याद रखिएगा। अब आता है हमारा जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे विस्तार से। जैसे पहला हमारा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विरंजक चूर्ण का कैसे निर्माण किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का कैसे निर्माण किया जाता है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, को अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया, तो यहाँ पे हमारा क्या बना है, विरंजक चूर्ण प्लस वाटर। तो मेन ये चीज है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि विरंजक चूर्ण का कैसे निर्माण किया जाता है, तो इसलिए मैं इनको बता दिया। अब बता है विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पे होता है, कीटनाशक के रूप में होता है, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में। कीटनाशक के रूप में आप देख सकते हैं, जल अब गंदा हो जाता है तो उसमें देखिएगा व्हाइट कलर का उसमें क्या है, एक चूना डालता है। एक्चुअल में वो चूना नहीं होता, वो एक विरंजक चूर्ण होता है जो कीटनाशक को मारने में मदद करता है। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि सबको बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उपापचय में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बताएं। बेकिंग सोडा का कहाँ उपयोग है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर अगर देखा जाए तो रसोई घर में होता है। रसोई घर में क्यों होता है, ये स्वादिष्ट या खस्ता पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। स्वादिष्ट, खस्ता, पकोड़े, ये सब बनाने के लिए आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अगर आपको स्वादिष्ट बनाना है, पकोड़ा वगैरह, तो उसमें क्या करिए, या खस्ता बनाना है, उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। दूसरी बात, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल्दी पकते नहीं, उसको शीघ्रता से पकाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह ऐसा है, पानी थोड़ा सा उसका कठोर होता है तो वो क्या होता है, जल को मतलब कि किसी भी पदार्थ को पकाने में थोड़ा समय लेता है। ठीक है, अगर आप बेकिंग सोडा मिला देंगे तो वो जल्द पक जाएंगे। फिर पेट में अम्ल की मात्रा की अधिकता
को कम करने के लिए क्या आता है, पेट में अगर आपको गैस बन रहा है, गैस बनने का रीजन है कि वो आपके पेट के अंदर क्या हो रहा है, एसिड बन रहा है, इट मीन्स अम्ल बन रहा है। तो अम्ल को क्या करना है, उसको कम करना है, तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। पावरोटी या केक को मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स आप जो स्पंजी पावरोटी या मुलायम ये सब खाते हैं उसमें बेकिंग सोडा मिला के उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। अब आते हैं हमारे धोने वाले सोडा का उपयोग। धोने वाले सोडा का उपयोग क्या होता है, सबसे पहले कांच, साबुन या कागज ये सब उद्योग में होते हैं। उसके बाद घरों के साफ सफाई के लिए हम लोग करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धोने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का भी उत्पादन में धोने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं। अब आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे इनको पूछने का बहुत तरीका क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे तैयार किया जाता है। कहता है जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, जल के अणु को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, इसका मतलब होगा हाफ H2 बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है 2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। इसको जब आप 373 केल्विन पे अगर हीट करेंगे, मतलब यहाँ पे हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्राप्त मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी उत्पाद बनेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। क्लियर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी पूछ सकता है, कहाँ पे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप खिलौना बनाने में कर सकते हैं, सजावट सामान एवं सतहों को चिकनाने के लिए करते हैं, टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर रखने में। अगर मान लीजिए आपके किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एक्चुअल में वो जो प्लास्टर के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर आप मूर्ति बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, जिप्सम कैसे तैयार किया जाता है। तो जिप्सम को आप कैसे तैयार करेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब ये जमकर ठोस बन जाता है और इस जमे हुए पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है, उसमें क्या करता है, जल मिलाता है। जब वो जल मिलाता है तो वो प्लास्टर क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो जो कठोर पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। क्लियर। अब आता है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का क्या कहते हैं, जल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे CaSO4 5H2O। ये वाला भी रासायनिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं तूतिया। कभी इस पे प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो अध्याय 2 के जो पूरा हम लोग डिस्क्राइब किए ये यहाँ तक ही थे। इसका जो मैं सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमको तैयार करना है। तो यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखें उसके अंदर काफ़ी पैशंस है और वो बहुत दूर तक जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को से कुछ सीखें तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगला जो पार्ट से लेके आऊँ उसमें लास्ट में उस चीज़ को मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।